तो हे एवरीवन, ये क्लास 10 साइंस का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 3 वीडियो है। तो जो जो टॉपिक बचा हुआ था उन टॉपिकों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है, अवतल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण का जो उपयोग है कहाँ पे किया जाता है, तो अवतल दर्पण का जो सबसे पहला उपयोग है वो क्या है, अवतल दर्पण का प्रयोग हजामत बनाने के लिए किया जाता है। तो अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है, क्योंकि जब अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उससे जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है। उसके बाद जो इसका दूसरा उपयोग है, तो दूसरा उपयोग क्या है, अवतल दर्पण का प्रयोग वाहनों के हेडलाइट, सर्चलाइट आदि में किया जाता है। तो अवतल दर्पण का जो प्रयोग है वो वाहनों मतलब गाड़ियों के हेडलाइटों में या फिर जो सर्च लाइट होता है उसमें किया जाता है। तो यहाँ पे जो ये एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार पूछता है कि अब गाड़ियों का जो हेडलाइट होता है तो उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, तो गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण लगा होता है। उसके बाद इसका जो तीसरा उपयोग है, तो तीसरा उपयोग क्या है कि रोगियों के नाक कान आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण के सामने जब किसी भी वस्तु को उसके फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उससे जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसीलिए डॉक्टर क्या करते हैं, नाक कान आदि की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो इसका चौथा उपयोग है, तो चौथा उपयोग क्या है, सूर्य के प्रकाश को एक स्थान पर केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो सूर्य का जो प्रकाश है उसको एक जगह पे केंद्रित करने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये था अवतल दर्पण का प्रयोग। अब हम लोग जानते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग। तो उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है ये कहाँ पे किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर मतलब गाड़ियों के जो साइड में जो दर्पण लगा होता है उसमें किया जाता है। अब उत्तल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है तो वो क्या होता है, काल्पनिक और सीधा, लेकिन इससे जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, वस्तु से छोटा। लेकिन इससे हम लोग पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देख सकते हैं। तो इसीलिए आप उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, चिन्ह परिपाटी। तो दर्पण से जितनी भी दूरियां मापी जाती है वो दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाती है। तो ये हो गया दर्पण का ध्रुव, मान लेते कोई भी एक दर्पण है तो ये दर्पण का ध्रुव। अब जो आपतित प्रकाश की दिशा में जितनी भी दूरियां होती है, आपतित प्रकाश की दिशा में जितनी भी दूरियां होती है वो क्या होती है, धनात्मक। और आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में जितनी भी दूरियां मापी जाती है वो क्या होता है, ऋणात्मक। जैसे कि इस साइड वाला जितना भी दूरियां होगा तो वो क्या होगा, धनात्मक, और इसके विपरीत जितनी भी दूरियां होगी तो वो क्या होगी, ऋणात्मक। अब मुख्य अक्ष के लंबवत मतलब मुख्य अक्ष से ऊपर की जितनी भी दूरियां हैं तो वो क्या हो जाएगा, धनात्मक। और मुख्य अक्ष से नीचे जितनी भी दूरियां हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। इस साइड वाला दूरी ये भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। उसी तरह से अगर हम लोग इस तरफ देखेंगे तो इस साइड वाला दूरी जितना भी दूरियां हैं तो वो धनात्मक, और इसके विपरीत जितनी भी दूरियां हैं वो ऋणात्मक। नीचे वाली दूरियां ऋणात्मक, और इस साइड में जो दूरी होगा वो तो वो क्या हो जाएगा, धनात्मक, और इसके विपरीत जितनी भी दूरियां हैं तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो ये है चिन्ह परिपाटी। तो अब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है तो वो क्या है, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी, इसके बीच का जो ये संबंध है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। अब यहाँ पे जो v है तो v क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी को v से सूचित करते हैं। उसके बाद ये u, तो u क्या है, वस्तु की दूरी को u से सूचित करते हैं। और ये f, तो f क्या है, ये फोकस दूरी। जैसे कि यहाँ पे a भी एक वस्तु है तो यहाँ से यहाँ तक ये वस्तु का दूरी है तो वस्तु का दूरी को u से सूचित करते हैं। अब ये इसका प्रतिबिंब है तो ये यहाँ से यहाँ तक ये प्रतिबिंब की दूरी को v से सूचित करते हैं। और ये दर्पण का ध्रुव और ये फोकस, तो ध्रुव और फोकस के बीच का जो दूरी है उसको क्या कहते हैं, फोकस दूरी, और फोकस दूरी को f से सूचित करते हैं। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। v प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी और f ये फोकस दूरी।
तो अब जो हम लोग का जो अगला टॉपिक है तो वो क्या है, आवर्धन। तो आवर्धन क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के बीच में जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन। और आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, जो आवर्धन है उसको किससे सूचित किया जाता है, m से। तो आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो आवर्धन को किससे सूचित करते हैं, m से। प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग किससे सूचित करते हैं, h डैश, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से, और वस्तु की ऊंचाई को h से सूचित करते हैं। तो m जो है, m मतलब आवर्धन, जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, इसके बीच में जो अनुपात है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन। तो आवर्धन m बराबर क्या हो जाएगा, h डैश बट्टे h, h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये जो h है तो ये क्या है, वस्तु की ऊंचाई। इसका एक और फॉर्मूला होता है m बराबर माइनस v बटे u। तो v ये प्रतिबिंब की दूरी और u ये वस्तु की दूरी, तो ये हो जाएगा आवर्धन का फॉर्मूला, m बराबर h डैश बट्टे h और m बराबर माइनस v बटे u। अब आवर्धन का मान, अब यदि आवर्धन का मान अगर प्लस में आता है, यदि आवर्धन का मान प्लस में आता है तो जो प्रतिबिंब होगा, तो जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, काल्पनिक। यदि आवर्धन का मान प्लस में आता है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक और सीधा। यदि आवर्धन का मान अगर प्लस में आता है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक और सीधा। यदि आवर्धन का मान माइनस में आता है तो जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। तो यदि आवर्धन का मान प्लस में आए तो प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा, काल्पनिक और सीधा, और अगर माइनस में आता है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। तो ये था क्लास 10 साइंस का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन।